हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो समुद्रन गैस पेपर निकला है उसका सेट नंबर 4 का अर्थशास्त्र का जो है इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं एसएसटी है, तो एसएसटी को तो अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि एक आप देखते हैं कि हिस्ट्री होता है, दूसरा ज्योग्राफी होता है, तीसरा इकोनॉमिक्स होता है और चौथा सिविक्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के जो यूनिट है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेट नंबर 4 का है। ठीक है, तो जितने भी जो झारखंड से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, वो सीधा अपना समुद्रन गैस पेपर का सेट नंबर 4 निकालिएगा और इकोनॉमिक्स का पार्ट निकालिएगा। आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वही वाला हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद जो लोग झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन तो अंतर नहीं होता है ना, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपके सिलेबस में चैप्टर पढ़ना है, तो ये पूरे भारत में सभी लोगों के लिए फायदा होगा। बट अगर हम कहें तो ये सेट अगर देखा जाए तो ये सेट झारखंड जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उससे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब समझा रहे लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर देखिए सबसे पहले यहाँ द्वितीय क्षेत्रक की बात करता है, तो द्वितीय क्षेत्रक एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्रक। तो द्वितीय क्षेत्रक क्या करता है, ये रिलेटेड करता है कारखाना और फैक्ट्री से। किससे? कारखाना और फैक्ट्री से, उद्योग से। ठीक है, बस इसका सीधा संबंध उद्योग से रखिएगा। और जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है ये संबंध करता है कृषि, है ना, कृषि, दूध उत्पादन, पशुपालन इत्यादि से संबंधित करता है। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि इसमें लोग प्राकृतिक वस्तु का जो है ना संसाधन है उसका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। और द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे, चलिए हम आपको सबसे पहले डेफिनेशन ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए। सबसे पहला बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। कृषि में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं कहते हैं इसको कृषि क्षेत्रक या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि या सहायक, अगर पूछेगा सहायक क्षेत्र किससे कहते हैं तो बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र किससे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र किससे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन कर दे उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसान खेती करता है तो प्राथमिक जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है, बताइए अगर मान लीजिए फसल उगाता है तो आप मान लीजिए धान बीज का प्रयोग करेंगे, ये तो प्राकृतिक संसाधन है ना, बोलिए। अब इसका उपयोग करके तो आप अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दूध का, तो आदमी पशु को पालता है। अब पशु पालन करके मतलब प्राकृतिक संसाधन ही है। अब इसका प्रयोग करके लोग क्या करता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है। जैसे दूध का उत्पादन होता है पशु से, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अब आप ही बताइए कि इनमें से जो नंबर 37 है वो क्या हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग द्वितीय क्षेत्र की बात नहीं की, प्राथमिक है तो प्राथमिक वाला सवाल ही ना बनेगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक उत्पादों को भी निर्माण प्रणाली के जरिए मतलब फैक्ट्री के द्वारा अन्य रूप में बदला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर किसान ने गन्ना का उत्पादन किया, ठीक है, तो इस गन्ने को क्या होता है, इस गन्ने से चीनी बनता है। तो ये चीनी कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा, कारखाना में बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है कि उस वस्तु को बदला जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है। पहले गन्ना था, इसका रूप बदल करके चीनी में बदल दिए, तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। तो अब द्वितीय क्षेत्र का तो सवाल बन जाएगा। अब यहाँ बनाइए नंबर 37 का। अब बोलिए, अब यहाँ पे है दूध दूहना, मछली पकड़ना, ठीक है, चीनी बनाना
खेती करना, तो खेती कौन करेगा? प्राथमिक क्षेत्र वाला, है ना, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके। और मछली पकड़ना, ठीक है, तो मछली हम पकड़ रहे हैं, लेकिन मछली का तो रूप तो नहीं बदल दे रहे हैं ना, मछली से सांप बिच्छू वगैरह, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा। दूध दूहना, ठीक है, दूध दूहना भी नहीं आएगा, चूंकि इसका रूप तो नहीं बदल रहा है ना, दूध का रूप। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? नंबर सी, चीनी बनाना। इसके बाद है कि मैंने तृतीय क्षेत्रक नहीं बताया था। तृतीय क्षेत्रक मतलब प्राथमिक और द्वितीय को जो सेवा प्रदान करता है उसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक का नाम ही सेवा क्षेत्रक, उसे तृतीय क्षेत्रक भी कहते हैं। तो आप बताइए सेवा प्रदान कौन करता है? सेवा प्रदान का मतलब ना तो ये वस्तु का उत्पादन करेगा और ना ही ये वस्तु को बदलेगा, वस्तु का आकार रंग रूप आकार कुछ नहीं बदलेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है, उसके रूप को नहीं बदलेगा, ये सेवा प्रदान करेगा। सेवा के बदले पैसा वगैरह ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई परिवहन है, गाड़ी चला रहे हैं, तो मान लीजिए गाड़ी अगर कोई चलाएगा, सवारी बैठा के ले गया तो भाड़ा लेगा, तो इसका मतलब सेवा किया, ठीक है। कोई शिक्षक है, पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद मतलब वो आपसे पैसा लेता है, इसका मतलब सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सेवा करता है, सेवा के बदले पैसा लेता है ना। संचार, बैंक, व्यापार, ये सब क्या जाएगा? सेवा कर रहा है ना। अब हमारे बैंक, तो बैंक को क्या कर रहा है? बैंक को बदल दे रहा है, नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो सेवा दे रहा है बैंक। तो हम कह सकते हैं तृतीय क्षेत्रक का मतलब सेवा क्षेत्रक, जो सेवा पकड़े, सेवा प्रदान करेगा। अब देखो कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी, तो ये तो आ गया भैया प्राथमिक क्षेत्रक में। चीनी, गुड़, ईंटें बनाना, भैया माटी से ईंटा बदल दे रहे हैं, माटी का जो रूप है, उसका चेहरा है, शक्ल है, उसको बदल के ईंटा में बदल दिए। गुड़ आपने क्या किया? जो गन्ना था उस गन्ने को आपने क्या किया? चीनी बदल दिया, उसका रूप तो बदल दिया। गुड़ बदल दिया तो रूप तो बदल दिया। तो यहाँ पे रूप परिवर्तन हो रहा है, बदला जा रहा है, मतलब द्वितीय क्षेत्रक, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक का मतलब तो वो बदलेगा नहीं, उत्पादन करेगा। तृतीय क्षेत्रक में क्या आएगा? परिवहन, संचार और बैंक, चूंकि ये तो सेवा दे रहा है, ठीक है। परिवहन सेवा के बदले पैसा लेगा, संचार सेवा के बदले पैसा लेगा, बैंक सेवा के बदले पैसा लेगा। तो ये आपका प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 39। इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत नहीं? 1 मिनट रुकिएगा, आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि संगठित क्षेत्रक होता कौन चीज है? संगठित क्षेत्रक, यही ना। तो संगठित क्षेत्रक का मतलब सबसे पहले समझिए, क्षेत्रक यहाँ पे 2 हैं, एक है संगठित और एक है असंगठित। तो जब संगठित की बात करेगा तो संगठित को सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि ये गवर्नमेंट मतलब सरकारी नौकरी को संगठित समझ लीजिए, सा से संगठित, सा से सरकारी नौकरी। और असंगठित का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट और नौकरी, ठीक है। तो एक्चुअली संगठित क्षेत्रक कहेंगे किसको? तो देखिए संगठित क्षेत्र में होता क्या है कि वहां रोजगार निश्चित होता है, जो रोजगार होता है वो फिक्स है कि भैया आपका नौकरी इतना साल तक रहेगा, आपको नहीं हटाया जाएगा। तो ये क्या है? संगठित है ना। इसके बाद रोजगार उसका फिक्स है, उसको नहीं हटा सकते हैं। दूसरा, इसके बाद उसका जो काम करने का समय होता है वो भी निश्चित होता है कि आपको इतना समय तक काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में जहां रोजगार निश्चित होते हैं, ठीक है, लोगों के काम निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं। और ये क्या करता है? सरकारी नियमों का पालन करता है। जो सरकार जो नियम बनाता है उस नियम को पालन करेगा। तो ये सरकारी नौकरी में पालन होगा ना। कोई प्राइवेट में सरकारी नौकरी का सरकारी नियम को पालन करेगा? पागल है वो। अगर कोई प्राइवेट वाला सरकारी नियम को पालन करेगा तो उसको उतना पैसा देगा? नहीं देगा, ठीक है। चूंकि प्राइवेट वाला चाहता है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाए, अधिक से अधिक काम हो और उसमें वेतन कम देना पड़े, जब चाहे तब हटा दें, ठीक है। क्योंकि कुछ का फैक्ट्री जो होता है सीजन पर चलता है। तो मान लीजिए जब कोई फेस्टिवल आ गया तो उस सीजन में उसको क्या जरूरत पड़ा? उसको तो मजदूर का जरूरत पड़ा ना, तो उस मजदूर को रख लिया। अब जैसे खत्म हो गया वो सीजन, अब उसका काम नहीं है तो मजदूर को हटा देगा। तो ये गया प्राइवेट में। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं करेगा, उसको सीजन वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है, आपको रखना है काम पर, ठीक है। तो संगठित का मतलब जिसका रोजगार क्या होता है? निश्चित होता है, काम करने के समय फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं। सुना गया? अब इसी का उल्टा बोल दीजिए ना, असंगठित हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? तो जहां रोजगार क्या होता है? जहां रोजगार निश्चित नहीं होता है,
ठीक है। उसके काम करने का जो समय है वो भी निश्चित नहीं है, नियमित नहीं है कि इतना आपको दिन तक जो भी कुछ होगा सो, ठीक है। उसके पास निश्चित काम नहीं होता है, रोजगार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और ये सरकार के नियम का पालन भी नहीं करता है, इसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। तो हम बता दिए ना पहले सरकारी और प्राइवेट करके आपको, ठीक है। अब बताइए, सरकारी में पेंशन मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। सरकारी में कहने का मतलब संगठित में क्या होगा, इसको वेतन मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, छुट्टी जो होगा ना, छुट्टी मिलेगा, लेकिन इसको छुट्टी नहीं मिलेगा। छुट्टी मिलेगा तो पैसा कट जाएगा इसका, है ना, तो छुट्टी भी नहीं मिलेगा। इसको अवकाश मतलब छुट्टी अवकाश से क्यों हुआ ना, बीमारी के कारण अगर मान लीजिए छुट्टी किया तो इसका यहाँ पैसा नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंट भी जान सकते हैं, ठीक है। तो बस संगठित असंगठित आपको समझना। अब आप बनाइए, अब आप ही बताइए क्या होना चाहिए, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं, काम नहीं कर रहे। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षक, ठीक है। शिक्षक क्या है, शिक्षक जो है ये संगठित क्षेत्र, यहां पूछ रहा है कि संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, तो शिक्षक संगठित क्षेत्र में आ सकता है ना। अब एक कभी सुने हैं कि सब्जी बेचने वाला को एगो हम लोग निकाल दिए हैं, सरकारी नौकरी होता है, सब्जी बेचने वाला भी नहीं होता है ना, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए शिक्षक का बहाली होता है, डॉक्टर का बहाली होता है, वकील का बहाली होता है, लेकिन सब्जी बेचने के लिए कोई सोचे हैं कि एक सरकारी दुकान खुला है, उसमें सब्जी बेचने वाला को दुकानदार को ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए यही संगठित क्षेत्र नहीं होगा और ये सब होगा, ठीक है। नहीं समझे, मतलब ये सरकारी नौकरी ले सकता है ना शिक्षक, डॉक्टर भी सरकारी हो सकता है, वकील भी सरकारी हो सकता है, लेकिन सब्जी बेचने वाला आदमी तो प्राइवेट ही रहेगा, सरकार उसको क्या रखेगा, बता। नंबर 40, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है। भैया सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी को समझते हैं, तो 2 मिनट रुकिएगा। तो हम बता रहे थे बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते किसको, ये पहले देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन, पंजीयन है ना, एक देश में होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, एक देश में, लेकिन ये उत्पादन और विक्रय मतलब वस्तु को बना सकता है, बहुत सारा देश में बना सकता है, कोई जरूरी एक ही देश में बनाएगा, है ना। और बेच भी अनेक देश में सकता है, मतलब एक इसका कोई फिक्स नहीं कि तुम रजिस्ट्रेशन यहाँ किया तो यहीं भी बेचना है। अमेरिका में बेच सकता है, पाकिस्तान में बेच सकता है, बांग्लादेश में बेच सकता है, झारखंड, बिहार, कहीं मतलब इसको कुछ भी कहीं भी बेच सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, चाहे देश हो राज्य हो, इसका कोई पाबंदी नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी रहकर मतलब इसका उत्पादन, इसका रजिस्ट्रेशन तो एक देश में होता है, लेकिन उत्पादन और विक्रय अनेक देशों में करता है, एक देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में कर सकता है, मतलब ज़्यादा देशों में कर सकता है, समझ आ गया ना। अब उसके बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है, फिर सवाल आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है, यहाँ पे पूछा है कि उत्पादन कहाँ पे करता है। देखिए उत्पादन वहीं पे करेगा जहाँ पे उसको जो मजदूर है ये सस्ता में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितने कोई भी सारा फैक्ट्री रहेगा वो ज़्यादा वेतन देना नहीं चाहेगा, तो मजदूर सस्ता में होना चाहिए, और बाजार जो है वो नज़दीक होना चाहिए। बाजार कहाँ होना चाहिए, नज़दीक में होना चाहिए, और बिजली की सुविधा होनी चाहिए, सड़क की सुविधा होनी चाहिए, सड़क की सुविधा भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके बाद ठीक है, ये सारे चीज़ों का जहाँ पे उपलब्ध रहेगा वैसे जगह में क्या करेगा स्थानीय कंपनी, मतलब जो होता है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना वस्तु का उत्पादन करता है, कारखाना खोलता है। जैसे यहाँ पहले जो बाजार नज़दीक होता, हाँ, कम लागत पर अच्छा श्रम उपलब्ध हो, हाँ, सस्ता, वही चीज़ हुआ ना कि सस्ता मजदूर मिले। उत्पादन का अन्य कारक में भी आ गया, बिजली, सड़क, पानी, ये सब व्यवस्था होना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। अन्य कारक में ये सब आएगा, ठीक है, बिजली, सड़क, पानी, ये सब सुविधा भी होनी चाहिए उसको, तब जाके वहाँ पे खोलता है। तो ये इनमें से सब होगा, चूंकि सारा तो सही दिया है ना, इसीलिए। तो चलिए यहाँ से आपका 3 सवाल बन गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, उत्पादन कैसे करता है, कहाँ करता है। इसके बाद नेक्स्ट है 41 में, वह किस प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। दोहरा संयोग मतलब समझते हैं, अरे दोहरा मने दो, दोहरा मने दो, ठीक है। संयोग, संयोग मतलब ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, संयोग से हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। संयोग बस संयोग से ऐसा होता है, संयोग मतलब संयोग से होता है, जरूरी नहीं कि हो भी करेगा। जैसे तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। तो भैया जब
किसी विनिमय प्रणाली में। तो देखिए अगर हमको मुद्रा रहेगा तो पैसा में क्या जरूरत, दोनों का जरूरत है क्या। हमारे पास पैसा तो हम किसी वस्तु खरीद लेंगे, आपके पास वस्तु है तो बेच के पैसा ले लीजिएगा, फिर उस पैसे से कुछ भी सामान खरीद लीजिएगा। तो इसमें हमारे पास जब मुद्रा रहेगा मतलब पैसा रहेगा तो हमें दोहरा संयोग की जरूरत नहीं है कि हम बेचेंगे आपको लेना है और आप हमको बेचिएगा हमको लेना है, ये जरूरी नहीं है। दोहरा संयोग में क्या होता था कि मान लीजिए हमारे पास चावल है, ठीक है, और आपके पास जूता है, तो क्या होता था इसमें से कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का अदला बदली होता था। तो इसके पास जूता है, चावल है, तो ये मान लीजिए एक जूता बेचने वाला, एक जूता बनाने वाला आदमी को चावल की जरूरत पड़ गया खाने के लिए। अब क्या करेगा, जो चावल किसान उत्पादन करता है उसके पास जाएगा। अब ये देगा कि नहीं देगा इस पर निर्भर करता है। तो अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर दूसरे किसान के पास जाएगा। इस प्रकार से भटकते रहता था और संजोग से कोई किसान को जरूरत पड़ गया जूता का तो वो ले लेता था। अब इसमें होना क्या चाहिए था, दोनों की जरूरत होना चाहिए कि इस किसान को जूता की जरूरत हो और जूता वाला को चावल की जरूरत हो, तभी दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति, दोनों की जरूरत होना चाहिए, दोनों की जरूरत होना चाहिए। नहीं तो इसको जरूरी रहेगा और इसको जरूरी नहीं रहेगा तो क्यों खरीदेगा मेरा भाई, नहीं ना खरीदेगा। अब इसको जूता की जरूरत लेकिन चावल की जरूरत नहीं है तो क्यों खरीदेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब जूता वाला को चावल की जरूरत नहीं तो किसान जूता नहीं ले पाएगा, दोनों की जरूरत होना चाहिए। नहीं समझ में आया आप लोग को, एक बार फिर बता देते हैं। दोहरा संयोग का मतलब ए किसान है और बी एगो आपका दुकानदार है, ठीक है। अब ये जूता बनाता है और ये चावल को उत्पादन करता है। अब क्या हुआ, ये दुकानदार जो मतलब जो जूता बनाता था ये क्या किया, इसको जरूरत पड़ेगा चावल का, तो ये पूरा ढूंढने लगा गांव गांव में, है ना। ये बोलने लगा कि देखो जूता ले लो चावल दे दो, जूता ले लो चावल दे दो, तरह तरह का बात बोलने लगा। अब सब लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि भैया क्या बिकने के लिए चला आया। तो जिसको जरूरत था बोला हाँ ठीक है, कुछ लोगों को जरूरत नहीं था, बोला नहीं हमको नहीं चाहिए। अब जिस किसान को जरूरत था वो बोला ठीक है हमको दे दो, वो बोला ठीक है आपको तो हम दे देंगे, लेकिन हमको तो ये जो किसान था ठीक है ये बोला कि हमको जूता की जरूरत है, अरे दुकानदार को जरूरत है चावल का, ठीक है। तो ये बोला हमारे पास चावल है, ये चावल ले लो और जूता दे दो। और ये जो आदमी था बोला ठीक है ले लो हमको चावल जरूरत है, तो दोनों का जरूरत यहाँ पे था। अगर एक बोलता कि हमको जूता नहीं चाहिए तो यहाँ पे नहीं बिकता। तो इसी को कहते हैं दोहरा आवश्यकता। अब बताइए पैसा रहता तो काहे ढूंढता, वो पैसा से खरीद लेता, पैसा से कहीं भी खरीद सकता है ना चावल, पैसा रहेगा तो कहीं भी खरीद सकता है। और जिसके पास चावल रहेगा वो बेच के कहीं से भी पैसा बाजार में बेच करके पैसा ले सकता है। तो मुद्रा में आप बताइए पैसा रहेगा तो जरूरत पड़ेगा, दोहरा दोनों की जरूरत नहीं है पैसा रहने पर। अच्छा वैश्विक अर्थव्यवस्था ये भी जरूरत नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे जरूरत है, वस्तुओं के अदला बदली में ये सिस्टम चलता है कि दोनों का जरूरत होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 कहते हैं साहूकारों द्वारा लिया गया ब्याज बैंकों द्वारा लिए गए ब्याज की दर की तुलना में होता है, तो भैया अधिक होता होगा ना। अधिक मतलब थोड़ा अधिक नहीं, बहुत अधिक होता है। जैसे साहूकार मतलब जो लोग ब्याज पर पैसा लगाते हैं गाँवों तरफ में, है ना, और बैंकों में जो हम लोग ऋण लेते हैं, ये दोनों में डिफरेंट होता है। बैंक से अगर आप कर्ज लेंगे तो ब्याज कम लगता है, वहाँ फिक्स रहता है, लेकिन साहूकार के पास हो सकता है उसका मन किया तो बोलेगा 10 रुपये या 20 रुपये सैकड़ा, तो तरह तरह का ये ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसको बोलेंगे बहुत अधिक होता है। तो चलिए ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब बोलेंगे आज तो लगता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा मतलब सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा आज। तो चलिए 43 करते हैं। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, हम ये तीनों पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय होता कौन चीज है, ये तीनों की जो गतिविधि एक्टिविटी जो काम करने का तरीका है ये परस्पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते कि नहीं होते हैं, बोलिए। अगर आप मान लीजिए सब आपको बताते हैं कैसे होता है, समझो पहले। आप प्राथमिक वाला कहेगा कि हम तो तुमको देबे नहीं करेंगे, चावल हम उत्पादन किए, गेहूं उत्पादन किए, तब फैक्ट्री बंद ना हो जाएगा जी। ये गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना उत्पादन होगा, चावल उत्पादन होगा, गेहूं उत्पादन होगा, ये सब चीज़ यहीं पे हो रहा है, दूध उत्पादन वगैरह होगा। अब ये बेचबे नहीं करेगा तो द्वितीय क्षेत्र का फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो ये दोनों पर आपस में निर्भर है। अब ये दोनों मान ले चलिए, अब तृतीय क्षेत्र का रह सकता नहीं रह सकता, देखो तृतीय क्षेत्र के बिना ये दोनों नहीं चल सकता, क्योंकि तृतीय क्षेत्र कहेगा ठीक है चलो
हम गाड़ी संचार देवे नहीं करेंगे। अब देखेंगे तुम लोग सामान कैसे लेके आएगा लेके जाएगा, है ना। इसके बाद शिक्षा देवे नहीं करेंगे, देखेंगे तुम्हारे पास जानकारी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये तरह तरह के चीज़ों को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। तो तीनों एक दूसरे से निर्भर हैं, अलग नहीं हो सकते। अलग कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चल भी नहीं करेगा किसी का। जैसे आपका जिस तरह से आपके बॉडी में सारा अंग जो होता है, जैसे किसी का आदमी है, ठीक है, आदमी का आँख है, नाक है, कान है, मुंह, सब कुछ है। अब वो कहेगा कि नहीं नहीं हम आँख को अलग कर देंगे, तो आँख अलग करेगा तो आंधर न हो जाएगा जी, वो देख पाएगा नहीं देख पाएगा। तो इसलिए इसी प्रकार से ये तीनों एक दूसरे का, ये तीनों का बॉडी है। अब जो अंग को अलग करेगा इसको दिक्कत होगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है कि 44 में कि कर्जदार की वह संपत्ति जिसे हम ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं होता। कर्जदार की वह संपत्ति मतलब अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो कर्जदाता कर्जदार हो गए। तो जो कर्ज लेता है, लोन लेता है, ऋण लेता है, उसको भी कर्जदार कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, कहीं भी कर्ज लेने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ तो गारंटी देना ही पड़ेगा कि ये व्यक्ति को खड़ा कर दिया, हम नहीं पैसा देंगे, दे देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया नहीं हमारे पास गारंटर नहीं है लेकिन हमारे पास संपत्ति है, हम अपना संपत्ति दे सकते हैं। हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, ठीक है, हमारे पास जमीन है, हम ये सब चीज़ आपको दे देते हैं, ठीक है। नहीं दे पाएंगे तो आप रख लीजिएगा हमारा सामान। तो इसको कहते हैं ऋणाधार, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब कभी कर्जदार की संपत्ति है ना, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में देता है, ऋण लेने के लिए, अरे हम तुमको नहीं दे पाएंगे, एक काम कर, तू हमारा ये जमीन का कागज रख ले, नहीं दे पाएंगे तो जमीन तुम्हारा नाम से कर देंगे, या जब तक हम नहीं देंगे पैसा तब तक तुम्हारे जमीन में खेती कर। तरह तरह का चीज तो दे सकता है ना, सोना रख ले, कांसा का बर्तन, तांबा का बर्तन, कुछ भी रख ले, ठीक है, गहना जेवर वगैरह रख ले। यही है ऋणाधार। हम गारंटर के रूप में जो वस्तु को देते हैं वो ऋणाधार कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए 45 को क्विक रिवीजन करते हैं। कहता है सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। नहीं समझे। कहता है उदारीकरण का मतलब अवरोधकों को हटाना, प्रतिबंध को हटाना, प्रतिबंध को हटाओ, ये रास्ता में है इसको हटाओ हटाओ हटाओ, चलो को मिटा के दिखाते हैं। अगर हम मिटा दिए, ये रास्ता में कांटा बन गया था, इसको हटा दिए, चलो ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार का प्रतिबंध को हटाएगा, तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबंध हटाएगा इससे व्यापार जो होता है, व्यापार या बोलेंगे उद्योग मतलब कारखाना, फैक्ट्री, तो इस ये सब में कोई प्रतिबंध लगा कि देखो ए व्यापारी, तुम विदेश का सामान नहीं खरीदेगा और ना ही यहाँ का सामान विदेश में बेचेगा, तो व्यापार हो गया प्रतिबंध। मतलब व्यापारी पागल हो गया, अरे बाप रे क्या हो रहा है ना, तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सरकार से बाहर नहीं चल सकता है। किसी फैक्ट्री वाला को बोल दिया कि तू जो वस्तु का उत्पादन करेगा अपने पास रख रखे, तू बाहर नहीं भेजेगा, ये मेरा क्या है, ये हमारा ऑर्डर है, तुमको मानना पड़ेगा, तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो यही प्रतिबंध को हटा देगा कि चल 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 हटा दिए। अब तुम लोग क्या करेगा, अब वस्तु को बेच सकता है, खरीद सकता है, एक देश से दूसरे से, क्या तू ऑल है ना, वर्ल्ड में कहीं भी बेच, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, अब तो बहुत आसान हो गया भैया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी जो यही जो प्रतिबंध लगता है व्यापार में और सरकार जब हटाता है तो इसी को कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आपका जो ये सेट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो वीडियो को 2-4 बार जरूर देखें, ठीक है। आपका तो काम तमाम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर कोई सवाल रहेगा, कोई कठिन सवाल है, अगर आपको लग रहा है कि भैया हमारा जो सेट में है ये बहुत ही टफ सवाल है, ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स पे उस क्वेश्चन को डालिए और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो जरूर कीजिएगा, ताकि हमें लगेगा कि हम आप लोग का भलाई कर पा रहे हैं तो और करेंगे, और जब लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम वीडियो को यहीं पे चैनल को बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।